आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। वेरोना के दो बड़े परिवार मोतांगुए और कापुलेट, ये दोनों परिवार शहर के सबसे इज्जतदार और पैसे वाले लोग थे। लेकिन दोनों परिवारों के बीच एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी जो अब नफरत की हद तक पहुंच चुकी थी। नफरत भी ऐसी कि दोनों परिवारों के रिश्तेदार और दोस्त भी इस दुश्मनी में शामिल थे। नफरत की हद ये थी कि अगर कोई मोंटेगुए के यहाँ नौकर है तो वो कैपुलेट के वहां काम करने वाले नौकर से नहीं मिल सकता था, और ना ही कोई कैपुलेट कभी गलती से भी किसी मोंटेगुए से टकराने की हिम्मत करता। और अगर गलती से भी कभी दोनों परिवारों के लोग आमने सामने आ जाते तो आपस में गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। कहने का मतलब ये कि दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनकी इस दुश्मनी से वेरोना के बाकी लोग भी काफी परेशान थे। ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट ने एक बड़ा डिनर रखा था जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग और लेडीज इनवाइटेड थे। इस पार्टी में वेरोना की सबसे खूबसूरत और हसीन औरतें आई थीं। मोंटेगुए परिवार को छोड़कर पार्टी में आने वाले हर मेहमान का दिल से वेलकम किया जा रहा था। कैपुलेट्स की इस पार्टी में ओल्ड लॉर्ड मोंटेगुए के बेटे रोमियो की लवर रोजली भी प्रेजेंट थी। वैसे तो इस पार्टी में किसी से भी ज्यादा मिलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रोमियो के फ्रेंड बेनवोलियो ने रोमियो को मास्क लगाकर जाने की एडवाइस दी ताकि वो अपनी लवर की एक झलक देख सके। वैसे रोमियो को बेनवोलियो की बातों में जरा भी यकीन नहीं था, पर सिर्फ रोसलीने के प्यार की खातिर वो हर कीमत तक जाने को तैयार था। रोमियो पैशनेट और सिंसियर था, रोसलीने के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ। रोसलीने की याद उसे रात भर जगाए रखती थी। वो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था, पर रोसलीने उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। रोमियो जितना उसके पीछे पड़ता वो उससे उतनी ही नफरत करती थी। बेनवोलियो इस बात से वाकिफ था। वो रोमियो के सिर से प्यार का भूत उतारना चाहता था और उसे रियलाइज कराना चाहता था कि दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। तो कैपुलेट्स की इस पार्टी में रोमियो और बेनवोलियो अपने एक और फ्रेंड मैर्क्यूटियो के साथ मास्क लगाकर पहुंच गए। ओल्ड कैपुलेट ने उनका गर्मजोशी से वेलकम किया और बताया कि उन्हें पार्टी में खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी जिनके साथ वो पूरी रात डांस कर सकते हैं। फिर ओल्ड मैन ने उन्हें यह भी कहा कि वो जब यंग था तब वो भी मास्क पहनकर लड़कियों के साथ डांस करता था। वो तीनों पार्टी में गए और अचानक सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की नाचती हुई दिखी। उसे देखकर रोमियो को फील हुआ जैसे वो अंधेरे में कोई हीरा चमकता देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक नूर था। रोमियो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। ऐसी खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। वो लड़की उन सारी खूबसूरत औरतों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे तारों में कोई चांद हो। रोमियो अपने दोस्तों से उस लड़की की तारीफों के पुल बांध रहा था कि तभी उसकी बातें टाइबेल्ट ने सुन ली, जो कि लॉर्ड कैपुलेट का नेफ्यू था। उसकी आवाज सुनते ही वो समझ गया कि वो रोमियो है। टाइबॉल्ट वैसे ही अपने गुस्से के लिए फेमस था। ऊपर से जब उसने देखा कि रोमियो पार्टी में मास्क पहनकर आया है तो गुस्से से उसका पारा चढ़ गया। उसका बस चलता तो वहीं उस रोमियो को मौत के घाट उतार देता, पर उसके अंकल ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट नहीं चाहते थे कि इस वक्त कोई खून खराबा हो। एक और शहर भर के इज्जतदार लोग उस पार्टी में आए थे और दूसरा रोमियो ने अभी तक कोई गलत हरकत नहीं की थी। पूरे वेरोना शहर के लोग जानते थे कि वो एक शरीफ और तमीजदार लड़का है। तो ओल्ड लॉर्ड ने टाइबॉल्ट को बोला कि फिलहाल वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे और कभी बाद में वो लोग रोमियो की इस हरकत का बदला ले लेंगे। डांस खत्म हो चुका था। रोमियो की नजरें औरतों के बीच उस लड़की पर जमी थी। उसने मास्क का फायदा उठाते हुए बड़े ही तमीज और तहजीब के साथ लड़की का हाथ पकड़कर चूमा। मैं सुंदरता का पुजारी हूं और तुम सुंदरता की देवी, उसने लड़की से बोला। बड़े दिलचस्प पुजारी हो, लड़की शर्माते हुए बोली। तुम्हारी पूजा का अंदाज ही निराला है। पुजारी देवी को टच कर सकता है
पर चूम नहीं सकता, लड़की ने कहा। क्यों? क्या पुजारी के लिप्स नहीं होते? रोमियो ने पूछा। होते हैं, पर प्रार्थना करने के लिए, लड़की बोली। ओ मेरी सुंदरता की देवी, मेरी प्रिय, सुन लो और जो मैं चाहता हूं मुझे दे दो। रोमियो ने कहा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे इस तरह रोमांस की बातें करते रहे कि तभी लड़की की मां ने उसे आवाज दी। जब लड़की चली गई तो रोमियो ने पता लगाने की कोशिश की कि वो किसकी बेटी है, और जल्द ही उसे पता चल गया कि जिस लड़की की खूबसूरती पर वो मर मिटा वो कोई और नहीं बल्कि यंग जूलियट है, लॉर्ड कैपुलेट की एक लौती बेटी, जिसके साथ रोमियो के परिवार की खानदानी दुश्मनी थी। यानी अनजाने में ही वो दुश्मन की बेटी को दिल दे बैठा था, और ये सोचकर वो टेंशन में आ गया कि कैसा रिश्ता जुड़ गया था। एक तरफ पुरानी खानदानी दुश्मनी थी तो एक तरफ उसका प्यार। वो जूलियट को चाह कर भी नहीं भूल सकता था, और जल्द ही जूलियट को पता चल गया कि जो उसका दिल चुराने आया था वो कोई और नहीं बल्कि रोमियो है, एक मोटांगवे। दोनों परिवारों की दुश्मनी से जूलियट अनजान नहीं थी, पर उसकी भी वही हालत थी जो रोमियो की थी। सब कुछ जानते हुए वो भी रोमियो के प्यार में पड़ चुकी थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हट सकती थी। आधी रात का वक्त था। रोमियो अपने दोस्त के साथ पार्टी से निकला, पर जल्द ही उनसे अलग हो गया। जिस घर में वो अपना दिल हार आया था वहां से दूर जाना उसे बड़ा मुश्किल लग रहा था। दोबारा उसकी झलक देखने के लिए वो जान की बाजी लगा सकता था। उसने जूलियट के घर के पीछे वाले बगीचे की दीवार फांदी और इंतजार करता रहा। अभी उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि जूलियट अपनी खिड़की पर खड़ी नजर आई। उसका खूबसूरत चेहरा खिड़की पे किसी सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। चांद की धीमी रोशनी के बगीचे में खड़ा रोमियो बीमार और पीला दिख रहा था, और जूलियट अपने हाथ पर गाल टिकाए हुए थी। रोमियो के दिल में ख्याल आया, काश वो उसके हाथ का ग्लव होता तो उसका नरम गाल छू पाता। जूलियट सोच रही थी कि उसे कोई नहीं देख रहा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, "ओ रोमियो।" और रोमियो ने जब देखा कि वो खुद से ही बात कर रही है तो उसने भी धीरे से जवाब दिया, बोलो ना माय लव। इस वक्त तुम मुझे खिड़की पर ऐसी लग रही हो जैसे कोई एंजल मुझे हेवन से प्यार का संदेश देने आया हो। जूलियट को उस वक्त पता नहीं था कि नीचे गार्डन में खड़ा उसका रोमियो उसे देख रहा था। उस रात रोमियो से मिलकर उस पर एक अजीब सा नशा छाया था। ये नशा रोमियो के प्यार का था। ओ रोमियो, रोमियो तुम कहाँ हो? सारी दुनिया को छोड़ दो, बस मेरे बन जाओ। अपने फादर को छोड़ दो उनको, छोड़ दो उनका नाम। अगर वो तुम्हें मेरा ना होने दे, बस तुम मेरे बनकर रहो, मेरे रोमियो, और मैं हमेशा तुम्हारी। रोमियो ने जब जूलियट की ये प्यार भरी बातें सुनी तो उसका मन किया कि वो यूं ही बोलती रहे और वो यूं ही सुनता रहे। और जूलियट खुद से ही अपने दिल का हाल बयान किए जा रही थी। वो अपने ख्यालों में रोमियो से नाराज थी इस बात के लिए कि वो क्यों एक मोटांगवे है। क्या वो कोई और नहीं हो सकता था? काश वो उनके दुश्मन का बेटा ना होता, काश वो उस खानदान का हिस्सा ना होता। जूलियट की मीठी मीठी बातें सुनकर रोमियो अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने जवाब में कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मुझे चाहे जिस नाम से भी पुकारो, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें मेरा मोतांगुए होना पसंद नहीं है तो उसके लिए भी मैं अपनी पहचान बदलने को तैयार हूं। अगर तुम्हें रोमियो नाम पसंद नहीं है तो लो, मैं आज से रोमियो नहीं हूं। नीचे गार्डन से किसी मर्द की आवाज सुनकर जूलियट चौंक उठी। रात के अंधेरे में आवाज से गार्डन में खड़ा रोमियो उसे नजर नहीं आया। कुछ पल के लिए तो वो डर गई थी। उसे लगा कि उसके दिल का हाल किसी अजनबी ने सुन लिया है। पर जब उसने रोमियो की आवाज फिर से सुनी, हालांकि उसकी रोमियो से सिर्फ एक बार ही बात हुई थी, पर उसकी आवाज वो हजारों में पहचान सकती थी। उसे यकीन हो गया कि ये रोमियो ही था जो गार्डन में उसकी बातें सुन रहा है। जूलियट समझ गई कि वो रोमियो ही है
जो इतना बड़ा रिस्क उठाकर उससे मिलने आया है। अगर उसकी फैमिली में किसी ने रोमियो को वहां देख लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि वो एक मृतांगे था। उनकी तलवार इतनी जानलेवा नहीं है जितनी तुम्हारी आंखें। जरा मुझ पर भी रहम की नजर कर दो माय लेडी, फिर तो मैं सारी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं। तुम्हारे प्यार के बिना जीने से अच्छा है कि मैं उनकी नफरत से मर जाऊं। पर तुम यहाँ कैसे और किसकी इजाजत से आए हो? जूलियट ने हैरानी से पूछा। प्यार ने मुझे इजाजत दी। रोमियो बोला। मैं कोई पायरेट नहीं हूं, पर ऐसे खूबसूरत खजाने के लिए मैं 7 समंदर पार से भी उड़कर आ सकता हूं। उसकी बात सुनकर जूलियट का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जो रात के अंधेरे में रोमियो भी नहीं देख पाया। उसने अनजाने में ही अपने प्यार का इजहार रोमियो से कर दिया था, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो सब कुछ चुपके से सुन रहा है। वो रोमियो से एक बार और अपने दिल का हाल कहने को तड़प रही थी, पर उसकी शर्म उसे रोकी हुई थी। नहीं, ये शरीफ लड़कियों के काम नहीं, उसने दिल में सोचा। नहीं, वो रोमियो की इन मीठी बातों में नहीं आएगी, बल्कि ऐसा शो करेगी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कोई ऐरी गैरी नहीं है कि किसी के भी प्यार में पड़ जाए। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब नखरे दिखाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रोमियो ने खुद अपने कानों से उसके मुंह से प्यार का इजहार सुन लिया था। जूलियट ने सोचा, मैं कितनी बड़ी नादान हूं जो बिना सोचे समझे अपने दिल की बात कह दी। तो अब पूरी ईमानदारी से उसने रोमियो को सच बोल दिया, वो सच जो वो पहले ही सुन चुका था। उसे फेयर म्यूटांग के नाम से बुलाते हुए उसने रोमियो से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके प्यार के इजहार को गलत ना समझे। कहीं वो उसे एक आवारा लड़की ना समझ ले जो पहली नजर में उसे दिल दे बैठी है। वो बेख्याल में न जाने क्या क्या बोल पड़ी। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूं कि हम सिर्फ एक बार मिले हैं, पर फिर भी तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, और मेरे घर वाले नहीं चाहेंगे कि मैं किसी अजनबी से बात करूं। देखो, मैं एक शरीफ लड़की हूं, समझे? जूलियट बोली। रोमियो का बस चलता तो वो जूलियट को अपना दिल खोलकर दिखा देता कि वो जूलियट की कितनी इज्जत करता है, और इसलिए वो जूलियट को प्रूव करने के लिए कस्में देने लगा। पर जूलियट ने उसे रोक दिया। वैसे वो दिल ही दिल में खुश थी कि रोमियो उसे कितना चाहता है, लेकिन इस रात में जो गड़बड़ उससे हुई थी उससे वो जरा भी खुश नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक, इतना बेवकूफी भरा लग रहा था। पर वो ये नहीं जानती थी कि रोमियो खुद अपने प्यार का इजहार करने उस रात उससे मिलने आया। अगर ये सच नहीं होता तो वो गार्डन की दीवार कूदकर इतना खतरा उठाते हुए वहां कभी नहीं आता। रोमियो जूलियट के दिल की बात जानने आया था। वो ये श्योर कर लेना चाहता था कि वो भी उसे उतना ही चाहती है। उसने जूलियट से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसके मांगने से पहले ही वो उसे अपना दिल दे चुकी है। रोमियो के लिए उसका प्यार इतना गहरा है जितना कि समुद्र है। वो रोमियो को अपने प्यार का यकीन दिला रही थी कि पीछे से एक नौकरानी की आवाज आई जो जूलियट के साथ उसके रूम में सोती थी। उसने जूलियट को कहा कि उसे अब सोना चाहिए क्योंकि रात काफी हो चुकी है। जूलियट ने जल्दी से रोमियो से बोला, अगर तुम सच में मुझसे दिल से प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो कल मैं तुम्हारे यहाँ एक मैसेंजर भेजूंगी ताकि हमारी शादी की तारीख तय हो जाए। और उसने रोमियो को यह भी कहा कि वो अपना सब कुछ उसके कदमों पे रख देगी, उसे अपना खुदा मानकर जिंदगी भर उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। इससे पहले कि उनके बीच और बातचीत होती, नौकरानी ने फिर से जूलियट को आवाज दी। जैसे ही वो जाने को हुई, रोमियो ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ पल रुकी और फिर जाने लगी। रोमियो से एक पल की जुदाई भी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जूलियट की हालत उस लड़की की तरह थी जो एक खूबसूरत चिड़िया को पकड़ लेती है। वो चिड़िया को कुछ दूर जाने देती है और फिर उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है, कहीं चिड़िया उड़कर दूर न चली जाए। इस डर से वो उसके पैरों पर रेशमी धागे बांध लेती है। जूलियट का बस चलता तो वो रोमियो को भी चिड़िया की तरह हमेशा के लिए बांध कर रख लेती। पर आखिर में उन्हें एक दूसरे से दूर जाना ही पड़ा और एक दूसरे को स्वीट ड्रीम्स बोलकर दोनों लवर एक दूसरे से जुदा हुए।
at the cell of Friar Lawrence. रोमियो जिस वक्त जूलियट से मिलकर जा रहा था, सुबह होने को थी। उसके दिल दिमाग में जूलियट इस कदर छाई हुई थी कि उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी। गार्डन से निकलकर अपने घर जाने के बजाय वो मोनेस्ट्री हार्ट की तरफ निकल पड़ा। उसे फ्रियर लॉरेंस से मिलना था। फ्रियर को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर इतनी सुबह रोमियो को देखकर उसे शक हुआ कि वो रात भर शायद सोया ही नहीं और किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है। लेकिन उसने लड़की के बारे में गलत अंदाजा लगाया था। उसने सोचा जरूर रोमियो रोसलीने के प्यार में दीवाना हो गया है, तभी रात भर सो नहीं पाया। पर जब रोमियो ने उसे बताया कि उसका पैशन जूलियट के लिए है और उसे जूलियट से शादी करने के लिए फ्रियरर की हेल्प चाहिए, तो उसे बेहद हैरानी हुई। उसे पता था कि रोमियो रोसलीने को दिल ही दिल में चाहता था, पर वो उसे घास भी नहीं डालती थी। आजकल के लड़के दिल से नहीं शक्ल देखकर प्यार करते हैं। लेकिन रोमियो ने उससे कहा, तुम ही तो कहते थे कि रोजलीने के पीछे टाइम बर्बाद मत करो, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। लेकिन अब मैं जूलियट से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। फ्रियर कुछ सोचने लगा। आखिर इस रिश्ते में कोई बुराई भी नहीं थी। अगर रोमियो और जूलियट की शादी होती तो शायद उनके परिवारों की पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाए। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती थी, क्योंकि फ्रियर दोनों परिवारों को जानता था। उसने कई बार उनके बीच के झगड़े सुलझाए थे। इसके पीछे कुछ उसके अपने प्रिंसिपल थे और कुछ उसका प्यार था यंग रोमियो के लिए, जिसे वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। ओल्ड मैन फ्रियर उनकी शादी कराने के लिए तैयार हो गया। रोमियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जूलियट को भी ये बात पता लगी जब उसने एक मैसेंजर रोमियो के पास भेजा, जैसा कि उसने वादा किया था। फिर वो भी फ्रियर लॉरेंस के यहाँ पहुंची, जहां पर उसकी और रोमियो की शादी करा दी गई। उनके वेल विशर फ्रियर ने दोनों को एक खुशहाल जिंदगी की ब्लेसिंग दी और ये भी दुआ मांगी कि यंग म्यूतांगवे और कैपुलेट की इस शादी से दोनों परिवारों की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैरिज सेरेमनी पूरी होते ही जूलियट अपने घर की तरफ भागी। दिन भर वो बेचैनी से रात होने का वेट करती रही, क्योंकि रोमियो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे मिलने रात को गार्डन में आएगा, जहां दोनों एक रात पहले मिले थे। जूलियट को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो एक बच्चे की तरह बेसब्र हो रही थी, जो फेस्टिवल आने का वेट करता है। और उसी दिन दोपहर के वक्त रोमियो के फ्रेंड बेनवोलियो और मैर्क्यूटियो जब वेरोना की गलियों में घूम रहे थे, तो उन्हें कैपुलेट्स की फैमिली के कुछ लोग मिले, जिनमें गुस्से वाला टाइबॉल्ट सबसे आगे चल रहा था। वो वही टाइबॉल्ट था जो ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट की पार्टी में रोमियो को सबक सिखाना चाहता था। मैर्क्यूटियो को देखते ही टैबलेट को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो रोमियो का दोस्त था और उस रात की पार्टी में उसके साथ आया था। टैबलेट मार्कोशियो से उलझ पड़ा और उसको धमकी देने लगा। लेकिन मार्कोशियो भी कुछ कम नहीं था, उसका खून भी उतना ही गर्म था। बदले में उसने भी टैबॉल्ट को उल्टा सीधा बोल दिया। बेनवोलियो ने इस झगड़े को रोकने की बड़ी कोशिश की, पर इसके बावजूद मारपीट की नौबत आ गई और तभी इत्तेफाक से रोमियो भी उसी रास्ते से गुजरा। उसे देखते ही टैबलेट मार्कोशियो को छोड़कर उसकी तरफ लपका। रोमियो इस लड़ाई को अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि टैबॉल्ट जूलियट का रिलेटिव था। उसकी अपनी जूलियट जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वैसे खुद रोमियो कभी इस खानदानी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। रोमियो दिल का अच्छा और साफ था। वो कैपुलेट को दुश्मन नहीं समझता था, क्योंकि उसकी जूलियट खुद एक कैपुलेट थी। इन सारी वजहों से वो इस झगड़े को अवॉइड करने के लिए टैबॉल्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टैबॉल्ट, जिसे मोतांगुए खानदान के नाम से भी नफरत थी, उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसे लगा शायद रोमियो उससे डर गया है, इसलिए झगड़ा अवॉइड करना चाहता है। पर वो ये नहीं जानता था कि वो सिर्फ जूलियट की वजह से ये सब सह रहा था। टैबॉल्ट रोमियो को डरपोक समझ रहा था। पहली बार जब रोमियो के दोस्तों ने उसे गुस्से में कुछ गलत बातें बोल दी थी, तब भी वो बहुत भड़का था। इसी दौरान टैबॉल्ट और मार्क्यूशियो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते मार्क्यूशियो जमीन पर गिर गया। टैबॉल्ट ने उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था कि उसकी डेथ हो गई। रोमियो और बेनवोलियो टैबॉल्ट के बाकी साथियों से उलझे हुए थे।
अपने दोस्त मार्कोशियो की मौत से रोमियो तिलमिला उठा। वो अब और चुप नहीं बैठ सकता था। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए वो टैबॉल्ट पर टूट पड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और दोपहर तक पूरे वेरोना शहर में इस लड़ाई की खबर फैल चुकी थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट और मोतांगुए भी अपनी अपनी बीवियों के साथ मौत का ये तमाशा देखने आए थे। और फिर जल्द ही प्रिंस भी वहां पहुंच गया, जो कि मार्कोशियो का रिलेटिव था, जिसे टैबॉल्ट ने मारा था। प्रिंस इन दोनों खानदानों की दुश्मनी से तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी लड़ाई पूरे शहर का पीसफुल माहौल खराब कर देती थी। प्रिंस ने मोतांगुए और कैपुलेट्स को इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया था। उसने अनाउंस किया कि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बेनवोलियो, जो इस लड़ाई का गवाह था, प्रिंस ने उसे पूरा मामला डिटेल में बताने को बोला और बेनवोलियो ने प्रिंस को सारी बात बता दी। उसने पूरी कोशिश की कि वो रोमियो और अपने मरे हुए दोस्त मार्कोशियो की जरा भी गलती जाहिर न होने दे। लेडी कैपुलेट, जिसे अपने रिश्तेदार टैबॉल्ट की मौत का गहरा सदमा था, उसने प्रिंस से रिक्वेस्ट की कि वो टैबॉल्ट के कातिलों को मौत की सजा सुनाए। उसने ये भी कहा कि उसे बेनवोलियो की बातों पर जरा भी यकीन नहीं, क्योंकि एक तो वो रोमियो का फ्रेंड है और दूसरा एक मैतांगुआ भी है। इसलिए उसने रोमियो को सजा देने की डिमांड की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब वो उसका सन इन लॉ बन चुका है और जूलियट का हस्बैंड है। वहीं दूसरी तरफ लेडी मितांगो अपने बेटे की लाइफ की भीख मांग रही थी। वो रोते हुए बोल रही थी कि उसका बेटा बेकसूर है। उसने टैबॉल्ट को मारकर कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि टैबॉल्ट ने पहले मार्कोशियो को मारा था। प्रिंस को उन दोनों औरतों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो इस मामले को हर एंगल से एग्जामिन कर रहा था। उसने अनाउंसमेंट किया कि रोमियो को वेरोना से निकाला जाता है। ये बुरी खबर जूलियट तक भी पहुंची, जो कुछ घंटों पहले ही रोमियो की दुल्हन बनी थी। पर किस्मत ने उसे जिंदगी भर की जुदाई दे दी थी। पहले तो उसे रोमियो पर बड़ा गुस्सा आया, जिसने उसके प्यारे कजन टैबॉल्ट को मार डाला था। वो रोमियो को जी भर कर कोस रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो रोमियो जैसे आदमी के जाल में फंस गई, जो ऊपर से तो शरीफ लगता है पर अंदर से पूरा शैतान है। एक खूबसूरत शैतान है वो, भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। देखने में कितना मासूम लगता है, पर एक कातिल निकला। जूलियट इस दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसकर रह गई थी। एक तरफ उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि रोमियो खून कर सकता है, पर दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि वो एक मैतांगुआ है, उस पर ट्रस्ट करना बेवकूफी होगी। अब तो उसे रोमियो पर शक भी होने लगा था। वो बड़ी देर तक दिल और दिमाग की इस लड़ाई में उलझी रही, पर आखिर में दिल ही जीता। जो गम आंसू वो पहले टैबॉल्ट के मौत पर बहा रही थी, वही अब खुशी के आंसू बन गए थे, ये सोचकर कि उसका पति इस लड़ाई में जिंदा बच गया, वरना शायद टैबॉल्ट उसे मार देता। वो ये सोचकर खुश हुई कि रोमियो सही सलामत है, पर फिर तभी वो रोमियो की सजा की बात सुनकर फिर से रो पड़ी। ये दुख तो उसके लिए टैबॉल्ट की मौत से भी बड़ा था। लड़ाई के बाद रोमियो फेयर लॉरेंस की कोठरी में रहने आ गया था। जब उसने प्रिंस का ऑर्डर सुना तो उसे ये सजा मौत से भी बदतर लगी। उसके लिए वेरोना के बाहर दुनिया खत्म हो जाती थी, जहां उसे अपनी जूलियट की एक झलक भी ना मिल सके। उसकी जन्नत सिर्फ जूलियट है, वरना तो ये दुनिया जीते जी नर्क है। उसके दोस्त फियरर ने अपनी तरफ से उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, पर ये फिलॉसफी की बातें भी उसका गम दूर नहीं कर पाई। जवान रोमियो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा और जमीन पर गिरकर फ्रेयर से बोला, मेरी कब्र की नाप ले लो, मैं अब जीना नहीं चाहता। उसका पागलपन और बढ़ता इससे पहले ही उसे जूलियट का मैसेज मिला और उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए फ्रियर ने उसे फिर समझाने का फैसला किया। उसने रोमियो से कहा कि एक मर्द को इस तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसने टैबॉल्ट का मर्डर किया है, पर अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो वो खुद के साथ जूलियट को भी मार डालेगा।
उसकी जूलियट तो सिर्फ उसके लिए जी रही है। फ्रियर ने कहा। इंसान मोम का पुतला होता है, पर उसकी हिम्मत ही उसे स्ट्रांग बनाती है। कानून ने उस पर रहम किया जो उसे मर्डर की सजा मौत नहीं बल्कि शहर निकाला दिया है। उसने टेबाल्ट को मारा है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना वो टेबाल्ट के हाथों मारा जा सकता था। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो जिंदा बच गया, और जूलियट भी जिंदा है और उसकी वाइफ भी बन चुकी है। इसलिए उसे ये रोना धोना छोड़कर आगे के बारे में सोचना चाहिए। रोमियो को भी अब फ्रियर की बात सही लग रही थी। वो थोड़ा शांत हुआ। फिर फ्रियर की एडवाइस से उसने डिसाइड किया कि वो आज रात में ही चुपके से जूलियट से मिलकर सीधा मंतुआ चला जाएगा और कुछ टाइम तक वहीं रहेगा। उसके बाद सही वक्त आने पर फ्रेयर उनकी शादी की अनाउंसमेंट कर देगा। उनकी शादी की खबर से शायद दोनों परिवारों का गुस्सा और नफरत की आग ठंडी पड़ जाएगी, ऐसा उसे यकीन था। और फिर प्रिंस भी शायद उसे माफ कर दे और रोमियो अभी जितना दुखी है उससे 10 गुना ज्यादा खुशी के साथ वापस यहाँ लौटेगा। और फिर फ्रेयर की बातों पर भरोसा करते हुए रोमियो जूलियट से मिलने चला गया। जूलियट के साथ रात भर रहने के बाद उसे सुबह होते ही मंतुआ जाना था। फ्रेयर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेटर लिखकर यहाँ की सारी बातों की खबर देता रहेगा। उस रात रोमियो अपनी प्यारी वाइफ के साथ रहा। वो गार्डन की दीवार कूदकर चुपके से उसके बेडरूम में घुसा था। ये रात उन दोनों के लिए बड़ी स्पेशल थी। वो साथ में हंसे, रोए और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दोनों इस रात के कभी ना खत्म होने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि सूरज उगते ही उन्हें जुदा होना पड़ेगा। पर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उन्हें बिछड़ना था। जूलियट ने सुबह चिड़िया की चहचहाने की आवाज सुनी। उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। रोमियो ने भी भारी दिल से उसे जाने की इजाजत ली। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे मंतुआ से हर रोज एक खत लिखेगा। वो जूलियट के कमरे की खिड़की के नीचे उतरा। नीचे से वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। जूलियट की आंखों में आंसू थे। दोनों को ही नहीं मालूम था कि उनकी किस्मत में क्या है। रोमियो के जाने का वक्त आ चुका था। अब अगर उसने जरा भी देर की तो उसकी जान को खतरा था। इस कपल की बदकिस्मती की शुरुआत हुई। अभी रोमियो को गए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट ने जूलियट के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अब एक मैरिड औरत है। उसके लिए एक बेहद अमीर यंग नोबल जेंटलमैन पेरिस का रिश्ता आया था, जिसे जूलियट भी शायद मना नहीं कर पाती अगर वो रोमियो से ना मिली होती। जूलियट एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गई थी। उसने शादी से बचने के लिए कई सारे बहाने बनाए। उसने अपने फादर से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती और टैबॉल्ट की मौत का उस पर गहरा शौक लगा है। जूलियट इस रिश्ते से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर असली वजह सिर्फ उसे मालूम थी। वो रोमियो की वाइफ होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? पर लॉर्ड कैपुलेट ने उसकी एक ना सुनी और उसे ऑर्डर दिया कि वो अगले थर्सडे तक शादी के लिए तैयार रहे। लॉर्ड कैपुलेट को लगा एक अमीर और हैंडसम नोबल से शादी करके जूलियट खुद को वेरोना की सबसे लकी लड़की समझेगी। पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इस रिश्ते को ठुकरा कर अपनी खुशियों को आग लगाना चाहती थी। इस मुसीबत से बचने के लिए जूलियट ने फ्रेयर से मिलने का फैसला किया, जो हमेशा उसे सही एडवाइस देता था। फ्रेयर ने उससे पूछा कि क्या वो सच में पेरिस से शादी करना चाहती है। तो इस पर जूलियट ने जवाब दिया कि वो पेरिस से शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। तो फ्रेयर ने उससे बोला कि वो घर जाए और खुश होने की एक्टिंग करते हुए पेरिस से शादी के लिए हाँ बोल दे, जैसा उसके फादर चाहते हैं। शादी से एक रात पहले एक ड्रिंक पीना है जो फियर उसे देगा। इस ड्रिंक का असर ये होगा कि अगले 24 घंटों के लिए उसकी बॉडी एकदम लाइफलेस और ठंडी हो जाएगी, और जब सुबह उसकी बारात आएगी तो लोग उसे मरा हुआ समझेंगे और जैसा कि ट्रेडिशन है उसे उसकी फैमिली के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां पर वो बाद में मकबरे से निकलकर रोमियो से मिल सकती है। उस ड्रिंक को पीकर मरने का नाटक करें तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है और उसे इस तरह इस शादी से छुटकारा मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए रोमियो की हो जाएगी। फ्रियर की बातें सुनकर जूलियट का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने वादा किया कि वो उसका प्लान फॉलो करेगी। मॉनेस्ट्री से लौटते वक्त
उसे यंग काउंट पेरिस मिला। जूलियट ने उसे कहा कि वो शादी करने के लिए तैयार है। लॉर्ड कैपुलेट को जब ये पता लगा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया की खुशी उन्हें मिल गई है और अब उन्हें अपनी प्यारी बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। कैपुलेट के घर में शादी की चहल पहल शुरू हो गई थी। वो जूलियट और पेरिस की शादी इतनी धूमधाम से करना चाहते थे जो पहले कभी वेरोना में किसी ने ना देखी हो। जैसा कि पहले ही डिसाइडेड था, शादी की एक रात पहले जूलियट ने वो ड्रिंक पीनी होगी और उसे फैमिली के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा जहां मरे हुए कैपुलेट्स की कब्र है और जहां पर टैबॉल्ट उसे अब और तंग नहीं कर पाएगा और रोमियो के आने से पहले वो उठ जाएगी। फिर अचानक उसे वो सब कहानियां याद आईं जो उसने इस भूतिया कब्रिस्तान के बारे में सुनी थी। उसने सुना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, पर रोमियो से अलग होकर पेरिस की वाइफ बनने का ख्याल तो भूतों से भी ज्यादा डरावना था। उसने जल्दी से वो ड्रिंक पी लिया और एक गहरी नींद में चली गई। दूसरी सुबह पेरिस जब म्यूजिक के साथ अपनी दुल्हन की विदाई के लिए आया तो उसे जीती जागती जूलियट नहीं बल्कि एक लाश पड़ी मिली। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक ही रात में ये क्या हो गया था? बेचारा पेरिस, उसकी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई। पर उससे भी बढ़कर दुख उसे तब हुआ जब उसने ओल्ड लॉर्ड और लेडी कैपुलेट को जूलियट की लाश से लिपटकर रोते हुए देखा, जिनकी एक लौती बेटी शादी के दिन ही चल बसी थी। जहां एक दिन पहले ही शादी का जश्न था, वहां मौत का मातम फैल गया था। शादी की विदाई अब मातम पुरसी बन गई थी। जो फूल दुल्हन को वेलकम करने के लिए रखे गए थे, अब वो उसकी कब्र पर चढ़ाए जाएंगे। पादरी जो पहले उनकी शादी करवाने आया था, अब वो उसे दफन करने की रस्म पूरी करेगा। अच्छी खबर से ज्यादा जल्दी बुरी खबर फैल जाती है। इससे पहले कि फ्रियरर को भेजा मैसेंजर रोमियो को सारी सच्चाई बताने के लिए पहुंच पाता, मंतुआ में रोमियो के पास जूलियट की मौत की खबर पहुंच गई। उससे कुछ ही वक्त पहले रोमियो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और खुश था। रात में उसने एक अजीब सा सपना देखा था। सपने में उसने देखा था कि जूलियट उसके पास आई है, पर उसकी डेथ हो चुकी है। फिर जूलियट ने उसे लिप्स पर चूमा और वो जिंदा हो गया और राजा बन गया। और अब वेरोना से मैसेंजर आया था। रोमियो को लगा कि वो जरूर कोई गुड न्यूज लेकर आया होगा, पर उसने सुना कि जूलियट की अचानक मौत हो गई है और जिसे अब वो किसी भी तरह बदल नहीं सकता। तो उसने घोड़े तैयार करने को बोला। उसने उसी रात वेरोना जाने का फैसला किया। वो जूलियट की कब्र के पास जाकर उसे आखिरी बार देखना चाहता था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मंतुआ के एक लोकल केमिस्ट को बुलाया जो बेहद गरीब था, पटेहाल था। रोमियो ने उससे पूछा, अगर किसी आदमी को जहर चाहिए तो मंतुआ में उसे कौन बेच सकता है? क्योंकि यहाँ के कानून में जहर बेचने की सजा मौत है। केमिस्ट ने पहले तो थोड़ा ना नुकुर की, पर जब रोमियो ने उसे गोल्ड ऑफर किया तो वो मना नहीं कर पाया और उसे जहर दे दिया और बोला कि ये जहर इतना खतरनाक है कि इसे पीने से पल भर में ही इंसान की मौत हो जाती है। रोमियो जहर अपने साथ लेकर वेरोना की तरफ निकल पड़ा। आखिरी बार जूलियट को देखकर वो जहर पीकर अपनी जान देने वाला था, ताकि उसे भी उसके साथ ही हमेशा के लिए दफना दिया जाए। आधी रात के करीब वो वेरोना पहुंचा और चर्च यार्ड में गया, जो कैपुलेट्स के पुराने टॉम के अंदर था। उसके हाथ में लाइट और एक फावड़ा था। वो कब्र को खोदने ही जा रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, जो विले मतांगो की थी, जो उसे ये गैर कानूनी काम करने से रोकने आया था। ये था यंग पेरिस, जो रात के इस वक्त जूलियट की कब्र पर कुछ फूल चढ़ाने आया था। उसे रोमियो और जूलियट के रिश्ते की भनक भी नहीं थी, पर उसे ये पता था कि वो एक मतांगो है और इसलिए वो कैपुलेट्स के साथ साथ उसका भी दुश्मन है। पेरिस को लगा कि शायद रोमियो वहां पर कुछ गलत करने आया है। रोमियो को रोकने के लिए पेरिस ने आगे आकर गुस्से से उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसने रोमियो को यह भी कहा कि उसने वेरोना में आकर कानून तोड़ा है, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोमियो, जो जूलियट की मौत के सदमे में था, उसने पेरिस से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे, वरना उसका भी वही अंजाम होगा जो टैबॉल्ट का हुआ था और उसकी कब्र भी वहीं खुदेगी। इसलिए वो उसे और गुस्सा ना दिलाए।
वरना एक और मर्डर का पाप उसके सिर चढ़ जाएगा। लेकिन पेरिस उसकी बात अनसुनी करते हुए उससे झगड़े ही जा रहा था। जवाब में रोमियो ने भी अपना बचाव किया। दोनों की लड़ाई हो गई और पेरिस को गहरी चोट लगी और वो गिर गया। रोमियो ने रोशनी से उसका चेहरा देखा तो उसे पहचान लिया। उसे मंतुआ में ही पता चल गया था कि जूलियट की शादी पेरिस से होनी थी, जो अब मर चुका था। उसने बदकिस्मत पेरिस की डेड बॉडी को उठाया। वो उसके साथ बहादुरी से लड़ते हुए मरा था। इसे इज्जत के साथ दफन करने के लिए उसने जूलियट की कब्र खोली, जिसमें उसकी प्यारी जूलियट थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत थी। मौत भी उसकी खूबसूरती में दाग नहीं लगा पाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मरी नहीं बल्कि गहरी नींद में सोई है। उसके करीब ही टैबॉल्ट भी अपने खून से रंगे हुए कफन में लिपटा था। रोमियो ने उसे देखा तो अपनी जूलियट की खातिर उसे कजन बोलकर उससे अपने किए की माफी मांगी। उसने उसकी लाश से कहा, आज तुम्हारा कातिल भी इस दुनिया से विदा ले रहा है। और रोमियो ने अपना प्यार अपनी जूलियट को आखिरी बार देखने के बाद उसने वो जहर पी लिया जो वो साथ लाया था। वो जहर जो जीभ पर रखते ही रोमियो को पल में मौत की नींद सुला देता था। ये उस जहर की तरह नहीं था जो जूलियट ने पिया था, जिसका असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा और वो कब्र से उठकर बोलेगी, रोमियो अभी तक नहीं आया या शायद बहुत जल्दी आ गया। अब जूलियट के होश में आने का वक्त आ चुका था, जैसा कि फ्रियर ने प्रॉमिस किया था। फिर फ्रियर को पता चल गया कि जो लेटर्स उसने मंतुआ भेजे थे वो रोमियो तक कभी पहुंचे नहीं। तो उसने खुद जूलियट को कब्र से निकालने का फैसला किया और एक कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर निकल पड़ा। लेकिन जब वो चर्च यार्ड पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर उससे पहले ही एक लाइट जल रही है। वो अंदर गया और जमीन पर देखा खून पड़ा है। एक तरफ तलवारें भी गिरी हुई थी और उनके पास ही रोमियो और पेरिस की बेजान बॉडीज पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि तभी जूलियट अपनी गहरी नींद से उठ खड़ी हुई। फ्रियर को वहां देखकर उसे सब कुछ याद आ गया। उसने फ्रियर से रोमियो के बारे में पूछा और फिर एक शोर सुनाई दिया। लोगों को सो राते देखकर फ्रियर को वहां से भागने में ही भलाई लगी। वहीं अचानक जूलियट की नजर रोमियो पर पड़ी, जिसके हाथ में जहर का कप था, और वो तुरंत सारा मामला समझ गई। जरूर उसे मरा हुआ समझकर रोमियो ने जहर पी लिया होगा, क्योंकि वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन अब रोमियो ही नहीं रहा तो जीकर क्या फायदा। जूलियट ने रोमियो को आखिरी बार प्यार किया। लोगों की भीड़ पास आती जा रही थी। इससे पहले कि वो लोग जूलियट को पकड़ पाते, उसने अपने कपड़ों में छुपा हुआ एक छुरा निकाला और अपने पेट में छुरा घोंपकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अब तक भीड़ वहां पहुंच गई थी। लोगों ने देखा तो प्यार करने वालों की बेजान लाशें एक दूसरे के पास पड़ी थी। काउंट पेरिस के एक साथी ने अपने मालिक और रोमियो के बीच लड़ाई होती देख ली थी, तो वो लोगों को बुलाने चला गया था। वेरोना शहर के लोग गलियों से निकलकर जोरों से चिल्ला रहे थे, पेरिस, रोमियो, जूलियट। इस बेहद अजीब मामले से हर कोई हैरान परेशान था। इस शोर शराबे से लॉर्ड मैंतुआय और लॉर्ड कैपुलेट भी अपने घरों से निकलकर आ गए थे, और प्रिंस भी। फ्रियर चर्च यार्ड के कुछ ही दूर डर से कांपता हुआ, रोता हुआ खड़ा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई बहुत अनहोनी घटना घटी है। कैपुलेट्स की इमारत के पास एक भारी भीड़ जमा हो गई थी। प्रिंस ने फ्रियर को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले में जो कुछ भी जानता है सच सच बताए, और फिर फ्रियर ने ओल्ड लॉर्ड मतांगवे और कैपुलेट्स और लोगों की भीड़ के सामने प्रिंस को अब तक की सारी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे दो बदनसीब प्रेमी मिलने से पहले ही बिछड़ गए और हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गए। कैसे रोमियो जूलियट मिले, उन्हें प्यार हुआ, दोनों ने साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाएं, और खुद फ्रियर ने दोनों की शादी कराई इस उम्मीद पर कि दो परिवारों की खानदानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दोनों परिवार रोमियो और जूलियट को मिलकर आशीर्वाद देंगे। रोमियो यहां मरा पड़ा है जो जूलियट का पति था, और जूलियट की लाश यहां पड़ी है जो रोमियो की पत्नी थी।
अपने पति के होते हुए किसी और की वाइफ बनने से बचने के लिए कैसे ये सब नाटक खेला गया, कैसे जूलियट ने वो दवाई पी जिसने उसे गहरी नींद में सुला दिया, और वो भी फ्रियरर के कहने पर, और कैसे उसने रोमियो को खत लिखकर जूलियट को चुपके से ले जाने के लिए बोला था। फिर किस्मत का खेल तो देखो, खत कभी रोमियो तक पहुंचा ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे रोमियो को जूलियट की झूठी मौत की खबर मिली और कैसे वो यहां तक पहुंचा, इस सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता। फ्रेयर ने बताया कि वो जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने रोमियो और पेरिस दोनों की लाश पड़ी देखी। उनके बीच क्या हुआ कि पेरिस के नौकर को पता था, जिसने दोनों को लड़ते हुए देखा था, और उस नौकर को भी जो वेरोना से रोमियो के साथ आया था। और रोमियो ने उसे लेटर दिए थे कि उसकी मौत के बाद वो लेटर उसके फादर तक पहुंचा दिए जाएं। इन लेटर्स में रोमियो ने जूलियट के साथ अपनी शादी का खुलासा किया था, और उसने पेरेंट्स से माफी भी मांगी थी, और ये भी लिखा था कि उसने उस गरीब केमिस्ट से जहर खरीदा है जिसे पीकर वो जूलियट के साथ मर जाना चाहता है। पूरी बात सुनकर एक बात साफ हो गई थी कि इन मौतों के पीछे फ्रेयर का कोई हाथ नहीं था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने चुपके से रोमियो और जूलियट की शादी करवाई थी, और वो भी सबके भले के लिए। प्रिंस जो इस सच्ची कहानी को हैरानी से सुन रहा था, उसने ओल्ड लॉर्ड मोतांगुए और कैपुलेट दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई, जिनके ईगो और गुस्से ने उनके बच्चों की जान छीन ली थी। दोनों लॉर्ड्स ने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चों की लाशें दफनाने के साथ ही अपनी पुरानी दुश्मनी भी हमेशा हमेशा के लिए दफना देंगे। लॉर्ड कैपुलेट ने लॉर्ड मेतांगुए का हाथ पकड़कर उन्हें भाई बोलते हुए यंग कैपुलेट और यंग मेतांगुआ की शादी का प्रपोजल रखा, और कहा कि उन्हें इस शादी के बदले सिर्फ लॉर्ड मेतांगुए की दोस्ती का हाथ चाहिए और कुछ नहीं। पर लॉर्ड मेतांगुए ने कहा कि वो इससे ज्यादा देंगे। वो जूलियट की सोने की मूर्ति बनवाएंगे जिसे वेरोना शहर हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, और जूलियट की वफादारी की लोग कसमें खाएंगे। इस पर लॉर्ड कैपुलेट ने कहा कि वो रोमियो की एक सोने की मूर्ति बनवाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये विलियम शेक्सपियर का ब्रिलियंट प्ले और गीगल की मेहनत पसंद